बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे अहम खबर है वो अब से थोड़ी देर के बाद डेवलपमेंट होने वाली है। जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं या मैं सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के 2 केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद है, उन दोनों केसेस की अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज़्यादा हो गया, इमरान खान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब की 9 केसेस में ज़मानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे गालिबन, एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान खान साहब के एक और अदालत से, जो लोअर कोर्ट है, वहाँ पे 9 मुख्तलिफ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर ज़मानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आज़ादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे। तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले ज़मानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 2 केसेस, जिनमें एक केस, ये अलग अलग अदालतें, एक केस सुबह 9 बजे अभी लगा हुआ है जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने, तोशा खाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं, वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आज़ाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी ज़मानत हो जाएगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही ज़मानतें हो जानी चाहिए। आज नहीं हो जाएं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी ज़मानतें हो जानी चाहिए, और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आज़ाद होकर। फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं एजेंसियों के, और एजेंसियां जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक ही चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में। अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक हो तो ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि किसी दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश आए और वो ये गंद मारना बंद कर दे और जजों के ऊपर दबाव डालना बंद कर दे, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इन 2 केसेस में इमरान खान साहब की फ़र्ज़ करें आप ज़मानत हो जाती है या उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, वो कितना दबाव महसूस कर रही है। देखिए 3 तरह के दबाव हैं एस्टेब्लिशमेंट पे। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का मसला उठा था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत खौफ फैल गया था। वो बहुत परेशान थे और बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने रब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ़ बनाने में वो कामयाब हो गए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली भी अब कह रही है कि इन्हें चक्कर दिया गया है। हालांकि वो शफकत अहवान साहब जो गिरफ्तार हो गए थे, वो भी ये कहते हैं कि शरीफ लोग थे, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास वगैरह। तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया मोहसिन नकवी वगैरह ने, और फिर टाइम बाय कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पाए और वो एक मोमेंटम जो बन सकता था एहतजाज का, वो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी। इतनी नॉर्मलाइज कर दी कि बड़े आराम से एक दिन रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर चले गए। अब दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी वक्त भी पब्लिक अगर खड़ी हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव रहेगा। और दबाव ये भी है कि अवाम में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की फ़ौज में बतौर इदारा अवाम के साथ एक दूरी पैदा होती चली जा रही है, और वो जो एक ताल्लुक था वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत दबाव है। दूसरा, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहाँ बरतानिया के अंदर 5-6 जो अरकान हैं उनके पार्लिमान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया, और वहाँ हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे देते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं, इसके बाद इन सारी चीज़ों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहाँ पर यह मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे।
अब برطانیہ سے آواز اٹھ رہی ہے, یورپی یونین سے آواز اٹھ رہی ہے, امریکہ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن جب تک ڈونلڈ ٹرمپ عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں, جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کو عاصم منیر سے کام ہے, اور تب تک عاصم منیر صاحب کے لیے پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے, تو اس کے بعد میری بات یاد رکھیے گا کہ یورپی یونین ہو, چاہے برطانیہ ہو, چاہے امریکہ ہو, انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہوں, یہ سارے بھرے بیٹھے ہیں جو کچھ پاکستان کے اندر کیا گیا ہے. اس کے بعد بڑا سخت رد عمل ان کے اوپر آئے گا. بہرحال عمران خان صاحب فی الحال تو گرفتار ہیں, اور یہ ایک اچھی خبر ہے, ان کے کیسز لگ گئے. دیکھتے ہیں ان کیسز کے اندر کیا ہوتا ہے. عمران خان کو قتل کرنے کی جتنی کوششیں کی گئیں, ان پہ مراد سعید نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا ہے, اور یہ بڑی عجیب چیزیں جو انہوں نے بتایا. تشویشناک صورتحال انہوں نے کہا جی جنم لے رہی ہے, اور عمران خان صاحب اس وقت ریاست کی تحویل میں ہے, جہاں مسلسل ان کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے. آخر کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ ان کا کنٹرولڈ چیک اپ کیا جاتا ہے, کنٹرولڈ انفارمیشن دی جاتی ہے, کنٹرولڈ میڈیا ہے, جس سے زندگی کو خطرہ ہے, جن کی وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچے ہیں, انہی کی بات پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس سے قبل عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کروایا گیا, ان کو گولیاں لگیں, اللہ نے ان کی زندگی کی حفاظت کی, لیکن اس وقت بھی بیانیہ بنائے گئے. لمحوں میں ISI نے میڈیا کو ویڈیو بیانات بھجوانا شروع کر دیے فٹافٹ. وہ یاد ہے آپ کو, تھانے کے اندر سے ویڈیوز آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ رہا تھا, پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اور IG بھی وہاں پہ موجود تھے, اور ان کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا کہ یہ ویڈیوز ISI کیسے جاری کروا رہی ہے. یعنی پورا نظام انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. پھر فوجی قیادت کے کہنے پر ISI نے ایک افغان کو عمران خان صاحب کو مارنے کا ٹاسک دیا تھا. جب میں نے پریس کانفرنس میں اس سازش کا پردہ فاش کیا, تو ISI نے اسلام آباد کے سیکٹر نے پریس کلب میں ایک افغانی کی پریس کانفرنس رکھوا دی, اور شام کو پرائم ٹائم TV چینل پہ پروگرام میں بیانیے کے لیے بھی بھجوا دیا. میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا, مگر یہ جانتے تھے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. اس طرح وہ بندہ بھی سامنے آ گیا. پھر سوابی میں ہیلی کاپٹر گرانے کا پلان بھی ایکسپوز ہو گیا, جس کے لیے ڈبل ایجنٹ ہائر کیا گیا تھا, جو بعد میں مارا گیا. اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں غلط فیول بھروا دیا گیا عمران خان صاحب کے, تاکہ ہیلی کاپٹر گر جائے اور عمران خان صاحب اس واقعے میں مارے جائیں, اور رپورٹ آج تک اس کی سامنے نہیں آ سکی. 18 مارچ کو ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا عمران خان کو مارنے کے لیے. جب وہ بھی ناکام ہو گیا تو پولیس افسر کو گالیاں دی گئی کہ عمران خان کیسے بچ کر نکل گیا. اس کے علاوہ اب کئی کوششیں اور کی گئی ہیں. 3 سال عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اور مسلسل ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. عسکری خبریں چلوانے والا میڈیا یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے عظیم بیٹے عمران خان کی زندگی سے کھیلنے میں حصہ دار بن رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہاں عمران خان صاحب نے جیل میں عاصم لا اور ذہنی مریض کا ذکر کیا, تو عاصم منیر نے سب کے سامنے کہا کہ عاصم لا ہے تو ہے. اچھا, یہ بات ویسے اور بھی سرکل سے میں نے سنی ہے. اب بتاتا ہوں عاصم لا اور ذہنی مریض کیا ہوتا ہے. اسی غصے میں ڈی چوک میں خون ریزی کی گئی, اور اقبال جرم کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ سنجانی سے آگے مت بڑھو, کیا اکھاڑ لیا, صرف ہم سے لوگ ہی مروائے نا, پھر کوشش کریں اسلام آباد آنے کی, اس مرتبہ اٹک پل پر کھڑے ہو کر ماریں گے.